तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आज की क्राइम तक की कहानी में। और आज की कहानी जिसकी चूँकि इधर बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमला, तो बहुत सारी आपकी फरमाइश वैसी ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि अब एक एक कर उसको पूरा करता हूँ। एक कहानी बहुत सारे लोग सुनना चाहते थे ईदी अमीन की। मैंने पहले एक कहानी आपको सुनाई थी जिसमें एक जो प्लेन था इजराइल का जिसको हाईजैक करके और युगांडा की सरजमीन पर ले जाया गया था, फिर उसका कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, तब थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था आपको ईदी अमीन के बारे में। लेकिन आज पूरी ईदी अमीन था क्या, उसकी ज़िंदगी क्या थी, कैसा था, कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें आपके सामने, वो सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूँ। ये एक ऐसे राष्ट्रपति की कहानी है, मतलब जिसकी कहानी सुनकर जो बड़े से बड़े हिम्मत वाले भी हैं उनकी भी रूह कांप उठे, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्रपति, अपने देश का एक राष्ट्राध्यक्ष था जिसके साथ आदमखोर का भी तमगा लगा। कहा गया कि इंसानों के मांस खाता है, इंसानी गोश्त खाता है। इसके अलावा इल्ज़ाम ये भी है कि ईदी अमीन ने करीब करीब उसके सर पर 6 लाख लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। उसने जब तक हुकूमत की तो जिसने भी ज़रा सी बगावत की उसको उसने जीने नहीं दिया। और ये कहा जाता है कि ईदी अमीन क्या है और उसकी सेना के हाथों करीब 6 लाख लोग मारे गए। ईदी अमीन की एक हिंदुस्तान के साथ भी बड़ी नफ़रत की कहानी है, और वहाँ पे अच्छे खासे तादाद में हिंदुस्तानी रहते थे युगांडा में। और एक दिन उसने अचानक ऐलान कर दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर जितने हिंदुस्तानी युगांडा में रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने 2 सूटकेस में सामान जितना रख सकते हैं वो रख के और युगांडा खाली कर दें 90 दिन के अंदर अंदर, वरना उनको मार दिया जाएगा। अपनी दुकान, सामान, जमा पूंजी सब छोड़कर सिर्फ 2 सूटकेस लेकर जाना है। तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन वो सन की तानाशाह था, उसने सुना नहीं। अफ्रीका का हिटलर भी उसे कहा जाता था, और कहा जाता था कि ऐसी कोई सुबह नहीं होती थी, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब ईदी अमीन के युगांडा में सड़कों पर खून ना बहता हो। और उसने करीब 8 साल तक युगांडा में शासन किया, लेकिन जिस तरीके से उसने सब कुछ खून खराबा किया उसे कोई रोकने वाला नहीं था। और उसके पीछे एक ख़ास वजह यह भी थी कि अरब मुल्कों के साथ उसकी दोस्ती थी। ख़ास तौर पर कर्नल गद्दाफ़ी उसका ख़ास दोस्त हुआ करता था, और कर्नल गद्दाफ़ी के दम पर भी उसने बहुत कुछ जुल्म ढाए। अब ईदी अमीन की शुरुआत और ईदी अमीन का राइज और ईदी अमीन का फॉल। जो ईदी अमीन के बारे में कहते हैं कि एक तो आदमखोर जो उसके साथ ये लगा शब्द, एक्चुअली उसकी एक वजह यह भी थी कि ईदी अमीन की जो कद काया और काठी थी ये 6 फीट 4 इंच लंबा था। इसका पूरा शरीर ही एकदम राक्षस जैसा था, थुलथुला मोटा। और इसका वेट जो था उस वक्त 160 केजी था, 160 किलो। 6 फुट 4 इंच हाइट, 160 किलो वेट। और ये सेना उस वक्त वहाँ पे जो ब्रिटिश तमाम और ये लोग थे उससे पहले जो शासन करते थे, लेकिन तब वहाँ पे युगांडा में एक अपनी सरकार थी, और उस सरकार में, सेना में बतौर खानसामा ईदी अमीन काम करता था, और वहाँ के आर्मी में था, खानसामा के तौर पे काम करता था। लेकिन खानसामा के साथ आर्मी में काम करने के साथ साथ जो इसकी तरक्की हुई उसकी एक वजह दूसरी थी। चूँकि इसकी कद काठी 6 फीट 4 इंच लंबा, 160 किलो का वेट, ये बॉक्सर बहुत अच्छा था, और इसने सेना में रहते हुए बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेना शुरू किया। और उस वक्त कहते हैं कि 9 साल तक लगातार ये युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहा। कोई इसको हरा नहीं पाया। और इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन को जीतने की वजह से लगातार उसकी सेना में तरक्की भी होती गई, और धीरे धीरे वो तरक्की करता गया। जो ऊपर के अफसर थे उनका भरोसा जीतता गया, जो सरकार थी उनका भरोसा जीतता गया। और आखिर 1965 में, 1965 में आते आते वो युगांडा की आर्मी का जनरल बन गया, और अब उसके पास तमाम पावर, सत्ता, सब कुछ थी।
लेकिन अब उसकी नज़र युगांडा की गद्दी पर थी। और तब उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे युगांडा के, वो थे मिल्टन ओबोटे। मिल्टन ओबोटे ईदी अमीन पे बड़ा ट्रस्ट करते थे और वही थे जिन्होंने इसको जनरल भी बनाया था। और इसकी एक तो मकबूलियत, ये फेमस था चूँकि बॉक्सिंग चैंपियन लगातार 9 साल तक रहा, तो उसकी वजह से भी, और कद काठी, और उसकी वजह से भी ये लोगों में बड़ा पॉपुलर था। तो कोशिश यही हुई कि जो भरोसा था वहाँ के प्रधानमंत्री का, उस भरोसे का खून करेगा ये उनको एहसास नहीं था। 1971 में ये जो प्रधानमंत्री थे मिल्टन ओबोटे, ये सिंगापुर के अपने दौरे पर गए हुए थे। राजकीय दौरा था, वहाँ दौरे पे गए हुए थे। उनके दौरे पे जाने के बाद उनके पीछे में ईदी अमीन ने अचानक तख्ता पलट दिया। प्रधानमंत्री देश के बाहर हैं युगांडा के, ईदी अमीन जनरल है आर्मी का, वो बाहर गए और इधर उसने अपनी जो सेना थी उसको लेकर सिर्फ 3 घंटे लगे थे उसको पूरी युगांडा पे कब्जा करने के लिए। चूँकि आर्मी का जनरल था, 3 घंटे में उसने पूरे युगांडा पे कब्जा कर लिया। युगांडा की जो राजधानी कंपाला, वहाँ पे उसकी पूरी सेना जो है वो सड़कों पर मार्च करने लगी। 25 जनवरी 1971 ये तारीख थी, 25 जनवरी 1971, जब प्राइम मिनिस्टर मिल्टन ओबोटे सिंगापुर में थे और 3 घंटे के अंदर अंदर इसने युगांडा की सत्ता पे काबिज हो गया, कब्जा कर लिया। और फिर पूरे युगांडा में बड़े खुशियां भी मनाई गई, अब या तो सेना के डर से या जो भी हो, लेकिन उन्हें लगा कि चलो एक ईदी अमीन आया, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है, पॉपुलर है, तो ये कुछ अच्छा करेगा। तो शुरुआत में लोगों को ये गलत फहमी थी। इसके बाद ईदी अमीन जैसे ही वहाँ का डिक्टेटर बनता है, सत्ता पे काबिज होता है, अपना रंग दिखाना शुरू करता है। जो भी लोग, जो प्राइम मिनिस्टर मिल्टन ओबोटे के विरोध जो समर्थक थे, उनको एक एक करके इसने मारना शुरू किया। जो आर्मी में इसके खिलाफ उसे लगा कि जो लोग होंगे उनको एक एक करके मारना शुरू किया। और ये अपने आप को वहाँ पे एक जो इसका फेमस था युगांडा में, ये कहता था लोगों से कि आप मुझे दादा बुलाओ, तो लोग इसका दादा बुलाते थे। और एक भी चुन चुन कर युगांडा में जो भी इसके विरोधी थे उनको इसने मारना शुरू किया। अब यहीं से लाशों की गिनती शुरू हो जाती है। और कहते हैं कि जब ये नेशनल चैंपियन था, उसी वक्त से जब इसने कई ऐसे लोगों को मारा जब ये सेना में था, और तभी इसको आदमखोर बनने की इसका सिलसिला भी शुरू हुआ था। कई लोगों के ये मांस खा जाता था, लेकिन ये चर्चाएं अफवाहें तक ही रहीं। जब ये युगांडा का डिक्टेटर बन गया प्राइम मिनिस्टर को हटाकर, तो इसके बाद फिर ये चीज़ें उठनी शुरू हुई कि बहुत सारे लोगों को मारा जाता था और वो उनमें से कुछ लोगों के मांस खाता था। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था उस वक्त तक, ये था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। पहली बार एक डॉक्टर किबो रिंगोटा, इन्होंने, ये विटनेस थे जिनकी वजह से दुनिया को पता चला कि हाँ, ईदी अमीन आदमखोर है। डॉक्टर किबो रिंगोटा ने बयान दिया था, कहा था कि एक बार वो ईदी अमीन के घर पे थे, और चूँकि वो उनके डॉक्टर थे तो ईदी अमीन को देखना और ये सब चीज़ें थी। तो बैठने के दौरान अचानक फ्रिज से ये पानी निकालने के लिए गए ईदी अमीन के घर में। तो जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो फ्रिज के अंदर 2 नरमुंड सर रखे हुए थे और कुछ इंसानी मांस के हिस्से रखे हुए थे। तो उनको देख के बड़ा अजीब लगा डॉक्टर रिंगोटा को, और तब उन्होंने फिर वहाँ के कुछ दूसरे स्टाफ से बात की, ईदी अमीन के घर के लोगों। तो उसने कहा, स्टाफ ने डॉक्टर रिंगोटा को बताया कि यहाँ पे ईदी अमीन का जो फ्रिज है वो हमेशा इंसानी मांस से भरा रहता है और ईदी अमीन इसको खाता है। ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन ये पहली बार एक सबूत हाथ में लगा एक डॉक्टर के जरिए। इसके अलावा एक और सरकारी डॉक्टर थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि 1975 में, 71 में इसने सत्ता संभाली। 4 साल के बाद युगांडा में सब कुछ चूँकि ये कब्जे में ले रहा था, 4 साल के बाद वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे युगांडा के, उन्होंने कुछ ईदी अमीन के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। तो ईदी अमीन को इतना गुस्सा आया कि उसने चीफ जस्टिस को मरवा दिया। चीफ जस्टिस की मौत के बाद ये जो सरकारी डॉक्टर है, इसने स्टेटमेंट दिया था कि चीफ जस्टिस की जब मौत हो गई उसके बाद हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा था। पोस्टमार्टम टेबल पे चीफ जस्टिस की लाश रखी हुई थी।
डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे। इसी दौरान में अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ ईदी अमीन उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, सीधे पोस्टमार्टम टेबल पर आता है, और इसके बाद वो वहाँ से जितने डॉक्टर थे जो पोस्टमार्टम कर रहे थे, वो उनको कहता है कि आप लोग अभी थोड़ी देर बाहर जाओ। बाहर भेजने के बाद कहते हैं कि चीफ जस्टिस, चूँकि पोस्टमार्टम हो रहा था, बॉडी खुली थी, चीफ जस्टिस की भी बॉडी के कुछ हिस्से को ईदी अमीन ने खाया। ये इस सरकारी डॉक्टर का स्टेटमेंट था। इसके बाद ये धीरे धीरे युगांडा में ये चीज़ें फैलने लगी। फिर युगांडा के बाहर ये बातें आने लगी कि युगांडा का राष्ट्रपति जो है वो आदमखोर है, तो उसको लेके कई मुल्कों ने अपने वो भी किया कि ये गलत है और युगांडा में जो जुल्म चल रहा था उसके लिए कुछ किया जाए। लेकिन बार बार अरब जो मुल्क थे, कुछ जो इसके दोस्त थे, उन सब की वजह से ये सारी चीज़ें दबी रह जाती थी। और इस वक्त तक कि ये अफ्रीका के हिटलर के नाम से मशहूर हो चुका था। और कहते हैं कि ये जो दौर था, अब तक इसी दौर में उसने करीब 5-6 लाख लोगों को मार डाला था। ईदी अमीन के बारे में एक और चीज़ है कि युगांडा में जो भी खूबसूरत लड़कियां होती थी जिसके ऊपर ईदी अमीन की नज़र पड़ जाए तो फिर वो बचती नहीं थी। ईदी अमीन उनको ज़बरदस्ती हासिल कर लेता था। हालांकि खुद ईदी अमीन की ऑफिशियली 6 बीवियां थी जिनसे 45 बच्चे थे, लेकिन एक ये भी कहते हैं कि उसकी करीब 35 से ज़्यादा औरतों के साथ रिश्ते थे और उनसे 100 बच्चे थे। लेकिन इसके अलावा और जो बाकी अनऑफिशियल, उनकी गिनती किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पूरे युगांडा में मशहूर था कि जो भी खूबसूरत युगांडा की लड़कियों को, औरतों को वो देखता था, वो उनको उठवा लेता था। ईदी अमीन की जो दूसरी वाइफ थी उसका नाम था के अडोरा। 6 वाइफ थी, उसमें दूसरी के अडोरा को, चूंकि ये चर्चाएं चल रही थी ईदी अमीन के बारे में कि आदमखोर है, ये बात उसके कानों तक भी पहुंची। और के अडोरा को ईदी अमीन बहुत प्यार भी करता था। लेकिन के अडोरा को जो सेकंड वाइफ थी उसको ईदी अमीन से ये किस्सा सुनने के बाद, आदमखोर वाली, उससे नफरत होने लगी। और इसी बीच में जो एक डॉक्टर हुआ करता था जो ईदी अमीन की फैमिली और इसके घर के लोगों के इलाज करते थे, उनमें से एक डॉक्टर के साथ के अडोरा की मोहब्बत हो गई। ये बात ईदी अमीन को पता चली। कहते हैं कि ईदी अमीन ने के अडोरा को इस खबर के मिलने के बाद ऐसी मौत दी कि लोग सुनकर जिनका कलेजा कांप जाए, और साथ में फिर उस डॉक्टर को भी, और उन दोनों को मार डाला। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी दौरान में एक दिन ईदी अमीन, चूँकि वहाँ पे सत्ता पे तो काबिज हो गया था, लेकिन युगांडा की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो लगातार ख़राब हो रही थी, क्योंकि ये सिर्फ अय्याशी, मनमर्जी, लोगों के ऊपर जुल्म, बाकी कोई काम हो नहीं रहा था। तो युगांडा लगातार गरीबी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान में उसने एक अचानक एक अनोखा ऐलान किया और उसने ये कहा कि जो भी उस वक्त युगांडा में करीब 1 लाख हिंदुस्तानी रहते थे। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया पे, तो उस वक्त ब्रिटेन बहुत सारे, चूँकि युगांडा पे भी ब्रिटेन की हुकूमत थी, तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार अपने साथ युगांडा ले गई थी वहाँ पे उनको काम कराने के लिए। तो बहुत सारे लोग गए युगांडा में, उनमें से बहुत सारे लोग बाद में बस गए, वापस ही नहीं आए। और उन्होंने बड़ी मेहनत से और अपनी सारी हुनर और कारीगरी से अपनी एक जगह बना ली युगांडा में, और वो लोग वहाँ बिज़नेस करने लगे, अच्छे दुकानदार हो गए, अच्छे कारीगर हो गए। तो वो काफ़ी खुशहाल थे जो हमारे हिंदुस्तानी वहाँ पे युगांडा में थे। और जो बाकी युगांडा की जनता थी वो उनसे जलते थे कि ये लोग बड़े अच्छे पोजीशन पे थे हिंदुस्तानी। तो उनकी दौलत, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति पर भी ईदी अमीन की नज़र पड़ गई, और उसने 4 अगस्त 1972 को अचानक एक ऐलान किया कि युगांडा के अंदर जितने भी हिंदुस्तानी रह रहे हैं, वो उस वक्त करीब 1 लाख थी आबादी, उनको 3 महीना 90 दिन का वक्त दिया जाता है। वो 3 महीने के अंदर अंदर युगांडा खाली कर दें, और युगांडा छोड़ने से पहले उनको सिर्फ, जब वो जाएंगे, सिर्फ उनके हाथ में 2 बैग होना चाहिए, तीसरा बैग अलाउड नहीं है। 2 बैग में जो सामान रख सकते हैं रख लें। अब इससे पूरी हड़कंप बन गया सारे हिंदुस्तानी में, उनका जमाया बरसों से वहाँ रह रहे हैं, उनका परिवार, फैमिली, बहुत सारे लोगों ने युगांडन से शादी कर ली थी, उनका अपना बिजनेस, तो वो जाहिर सी बात है सड़क पे आ जाते। उसको लेके बहुत गुहार लगाई गई, लेकिन सुना नहीं। फिर एम्बेसी के थ्रू भारत सरकार तक बात पहुंची, इंदिरा गांधी ने कोशिश की, सब प्राइम मिनिस्टर थी, बात करने की, लेकिन ईदी अमीन ने किसी की नहीं सुनी। और उसने जो दलील दी कि क्यों वो ऐसा कह रहा है, जब इस पर सारी बातें होने लगी, तो उसने एक दलील दी थी जो कोट अनकोट में है कि ईदी अमीन कहता था कि मुझे कल रात सपने में खुदा का फरमान मिला है कि इन सारे हिंदुस्तानियों को युगांडा से बाहर निकाल दो,
अब इस फरमान को पूरा करने का वक्त आ गया है। युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होगा। इसलिए मैं युगांडा में रहने वाले सारे हिंदुस्तानियों को हुक्म देता हूं कि वो अगले 90 दिन में अपनी सारी ज़मीन जायदाद व्यापार दुकान छोड़कर युगांडा से बाहर चले जाएं। ये उसने एक ख्वाब का हवाला देकर ये ऐलान किया था। और खैर उसके बाद हुआ, जान बचाने के लिए जो अपनी जमी जमाई सब कुछ, दुकान घर मकान बिजनेस, हमारे हिंदुस्तानी वहाँ से निकले और छोड़कर उनको जाना पड़ा, क्योंकि यह हुक्म था। बहुत सारे लोग युगांडा से उस वक्त ब्रिटेन चले गए थे जो हमारे इंडियन थे, और फिर वो वापस नहीं आए जब तक ईदी अमीन था वहाँ पे। ईदी अमीन का ये जुल्म बढ़ता जा रहा था। लगातार युगांडा में इस तरह की चीज़ें हो रही थी, हिंदुस्तानियों को बाहर निकाल दिया गया था, बाकी मुल्क भी जो है वो खिलाफ थे। उधर अपने जो जिस कुर्सी को पे तख्त कब्ज़ा किया था, जो प्राइम मिनिस्टर, वो बाहर रहकर निर्वासित ज़िंदगी जीकर वो भी कोशिश कर रहे थे युगांडा में वापस आने की। लेकिन फिर भी ईदी अमीन की सत्ता बची हुई थी अरब मुल्कों की वजह से, कर्नल मुअम्मर गद्दाफ़ी जो लीबिया का तानाशाह उसकी वजह से, और ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाता है, तो वैसे ही हुआ। ईदी अमीन को अपनी ताकत पे थोड़ा घमंड, और ये कर्नल गद्दाफ़ी के साथ से थोड़ा सा और भी उसका वो हुआ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 1978 को, मतलब लगभग इसको 8 साल होने वाले थे सत्ता पे काबिज हुए हुए, ईदी अमीन ने अपनी सेना को तंजानिया पर, जो पड़ोसी मुल्क था, उस पर हमला करने का हुक्म दे दिया, और वो चाहता था तंजानिया को भी कब्ज़ा कर लें। और इसमें उसने गद्दाफ़ी से मदद मांगी। गद्दाफ़ी ने लीबिया से अपनी सेना भेजी, और उसके बाद तंजानिया में लड़ाई शुरू हुई। 6 महीने तक लड़ाई चली, लेकिन 6 महीने की इस लड़ाई में तंजानिया ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उनकी सेना ने बड़ी बहादुरी दिखाई। 6 महीने के बाद उसने कर्नल गद्दाफ़ी की और ईदी अमीन की सेना को खदेड़ दिया, और 10 अप्रैल 1979, ठीक 8 साल के बाद ईदी अमीन के कब्ज़ा करने के, तंजानिया की सेना युगांडा में घुस जाती है, कंपाला पे घुस जाती है और कंपाला पे कब्ज़ा कर लेती है। ईदी अमीन किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है, और वो बच निकला। हालांकि उसको ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधे लीबिया पहुँचता है। लीबिया में उसे कर्नल गद्दाफ़ी जो है वो उसको सहारा देते हैं, और फिर वो लीबिया में ही रहता है। इधर चूँकि तंजानिया जंग जीत चुकी थी, और जो जिनको हटाया था मिल्टन ओबेटे, जो प्राइम मिनिस्टर थे युगांडा के, जिनको हटाकर ईदी अमीन वो बना था वहाँ का शासक, फिर तंजानिया की मदद से, बाकी मुल्कों की मदद से वो युगांडा वापस लौटते हैं, और वापस फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ईदी अमीन भागकर लीबिया पहुंच चुका था। गद्दाफ़ी के पास कुछ दिन रहता है। गद्दाफ़ी के पास रहने के बाद फिर ये 80 के दशक में 1-2 साल ये गद्दाफ़ी के पास रहता है। उसके बाद सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब में जद्दा में ये पहुंचता है, और जद्दा में रहना शुरू करता है। सऊदी अरब की सरकार जो है उसको एक राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते अपने यहाँ शरण दे देती है, और पूरे 24 साल तक अगली अपनी ज़िंदगी के वो सऊदी अरब के जद्दा शहर में रहता है। और जद्दा में ही 20 जुलाई 2003 को बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मतलब करीब 24 साल बाद, जब वो वहाँ से युगांडा से इसको हटाया गया था, उसके बाद, तो वहाँ से आने के बाद इसकी मौत हो जाती है 2003 में। युगांडा से इसके जाने के बाद युगांडा के लोग जश्न मनाते हैं, नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर वो युगांडा के बाकी भलाई के लिए भी काम करते हैं। लेकिन आज भी युगांडा के लोग ईदी अमीन को भूले नहीं है, बल्कि ईदी अमीन का नाम आता है तो लोग सिहर उठते हैं, सिर्फ उस वजह से कि एक, उसने 6 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा मरवाया। दूसरा, वो शायद दुनिया का पहला राष्ट्र अध्यक्ष था, राष्ट्रपति था, जो इंसानी मांस खाता था, जिसे आदमखोर के नाम से बुलाया जाता था। और आखिरी के जो 24 साल थे उसने बड़ी गुमनामी में बिताए सऊदी अरब में, क्योंकि ये भी था कि उसके दुश्मन बहुत थे। तो जद्दा में जहाँ रहता था उसको बड़ा, सऊदी जो वहाँ की रॉयल फैमिली है, उन लोगों ने उसको काफ़ी सुरक्षा भी दी रखी थी। और आखिर में वो अपनी मौत खुद बीमारी से मरता है।
तो ये थी ईदी अमीन की कहानी। वैसे बहुत सारे आदमखोर दुनिया में हुए हैं, लेकिन एक कंट्री का हेड वो आदमखोर हो जिसके घर में फ्रिज में इंसानी मांस रखा हो, ये शायद इकलौती मिसाल होगी। तो आज फ़िलहाल इतना ही कहानी में। अब आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगली कहानी के साथ। तब तक आप लोग अच्छे रहें, अपना ख्याल रखें, अपने सुझाव शिकायतें देते रहें। और हाँ, शिकायत मत कीजिएगा, आप तमाम लोगों के नोट कर रहा हूँ। जो भी मेल आ रहे हैं मैं उसका जल्दी जवाब दूंगा। आपके मेल में जो सवाल हैं वो सब नोट करके लाऊंगा और आपके सामने वो सब पेश करूंगा। मैं 2 दिन थोड़ा शूट पे हैदराबाद में हूँ। कोशिश करूंगा हैदराबाद से मैं लाइव 9 बजे का अगर मौका मिला और उस वक्त कोई काम नहीं हुआ शूट का, तो मैं वहाँ से आपको कहानी सुनाऊँ, और ये मेरी पूरी कोशिश होगी। थैंक यू वेरी मच।